अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है गैब इंसान। जाड़ों के दिन थे। तेज़ ठंडी हवा के थपेड़ों से हर तरफ बर्फ़ के गाले उड़ रहे थे। ऐसे ख़राब मौसम में एक अजनबी हाथ में चमड़े का छोटा सा काला बैग लिए मौज़ा आइपिंग के रेलवे स्टेशन पर उतरा। उसका हुलिया देखने के लायक था। सर से पैर तक कपड़ों में लिपटा हुआ, हाथों में मोटे मोटे दस्ताने और हैट कुछ इस अंदाज से पहना था कि नाक के सिरे के सिवा सारा चेहरा छुप गया था। जब वो गिरता पड़ता घोड़ा गाड़ी नामी सराय में दाखिल हुआ तो जोर से चिल्लाया, आग जलाओ, खुदा के लिए आग जलाओ, मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए। और ये कहकर 2 अशरफियाँ मेज़ पर फेंक दी। सराय की मालिकन मिसेस हॉल उसे ऊपर की मंजिल के कमरे में ले गई, आतिशदान में आग जला दी और फिर खाना तैयार करने नीचे चली गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि जाड़ों में कभी कोई उसकी सराय में न ठहरता था। जब वो दस्तरख्वान और बर्तन लेकर वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि अजनबी अब तक अपना भीगा हुआ हैट और कोट पहने खिड़की के सामने खड़ा बर्फबारी का नज़ारा कर रहा था। मिसेस हॉल ने कहा, जनाब, अगर आप अपना हैट और कोट उतार दें तो मैं इन्हें बावर्ची खाने में सुखाने डाल दूं। नहीं, अजनबी ने उसकी जानिब मुड़कर कहा, मैं इन्हें उतारना नहीं चाहता। अजनबी ने बड़ा सा नीला चश्मा लगा रखा था और उसकी दाढ़ी इतनी घनी थी कि चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आता था। मिसेस हॉल ने दिल में सोचा कि आदमी बातूनी मालूम नहीं होता। वो जल्दी जल्दी दस्तरख्वान बिछाकर कमरे से निकल गई। जब वो खाना लेकर आई तो अजनबी इसी तरह बुत बना खड़ा था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। खाना चुनने के बाद मिसेस हॉल ने कहा, जनाब, खाना हाजिर है। अजनबी ने कहा, शुक्रिया, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। वो मिसेस हॉल के जाने का इंतजार कर रहा था। उधर वह रुखसत हुई, इधर वो खाने की मेज़ की तरफ लपका। बावर्ची खाने में पहुंचकर मिसेस हॉल को याद आया कि राई की चटनी ले जानी तो याद ही नहीं रही। चटनी की कुलिया सैनी में सजाकर उसने कमरे का रुख किया, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। अजनबी, जिसने अब हेड कोट उतार दिया था, जल्दी से झुका और एक रुमाल उठाकर मुंह के सामने कर लिया। चटनी मेज पर रखते हुए मिसेस हॉल की नज़र उसके चेहरे पर जो पड़ी तो वो सहम गई। नीली ऐनक से ऊपर अजनबी का माथा, सर और कान सब सफ़ेद सफ़ेद पट्टियों में लिपटे हुए थे। सिवाय उसकी गुलाबी खड़ी नाक के उसके चेहरे का कोई हिस्सा नजर ना रहा था। उसने मुंह के सामने से रुमाल ना हटाया और जब मिसेस हॉल हैट और कोट उठाने लगी तो घुटी घुटी आवाज में बोला, हैट रहने दो। मिसेस हॉल का डर अब कम हो गया था। हैट वापस रखकर वो बोली, जनाब, मुझे मालूम ना था कि आप। उसकी समझ में ना आया कि आगे क्या कहे। अजनबी जल्दी से शुक्रिया कहकर इस तरह उसकी तरफ देखने लगा जैसे कह रहा हो कि आप जाती क्यों नहीं। मिसेस हॉल के जाते ही अजनबी ने उठकर खिड़की के पर्दे खींच दिए ताकि उसे कोई बाहर से न देख सके। इसके बाद वह मुतमईन होकर खाना खाने में मशगूल हो गया। उधर मिसेस हॉल बावर्ची खाने में बैठी दिल ही दिल में कह रही थी, बेचारा, शायद उसके साथ कोई हादसा पेश आया है या उसका ऑपरेशन हुआ होगा। इतनी पट्टियां देखकर मेरे तो सचमुच होश उड़ गए। बेचारे का मुंह भी जख्मों की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तभी तो वो उसे रुमाल से छुपाए रखता है। जब वो बर्तन उठाने गई तो अजनबी मफरल से मुंह छुपाए बैठा पाइप पी रहा था। उसने कहा, मेरा कुछ सामान स्टेशन पर पड़ा है, अगर आप किसी को भेजकर। मिसेस हॉल ने जवाब दिया, आज तो मुश्किल है, इस मौसम में कोई ठेले वाला स्टेशन तक जाने को तैयार ना होगा। यह सुनकर अजनबी को बड़ी मायूसी हुई। मिसेस हॉल को बातें करने का मौका मिल गया था। वो कहने लगी, उधर सड़क बड़ी ढलवान है, पिछले बरस वहां एक बग्गी उलट गई थी, 2 आदमी मर गए थे। हादसे तो आपको पता ही है, अचानक पेश आ जाते हैं, क्यों साहब। लेकिन अजनबी इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाला ना था। उसने हूँ हाँ के सिवा कोई जवाब ना दिया। वार खाली जाता देखकर मिसेस हॉल ने एक और हादसे का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन और पट्टियों और जख्मों का जिक्र करके ये पूछना ही चाहती थी कि अजनबी के साथ क्या वाकया पेश आया था कि उसने बड़ी लापरवाही से बात काट कर कहा, जरा मुझे माचिस तो ला दो, मेरा पाइप बुझ गया है। मिसेस हॉल ने बहुत बुरा माना। वो कुछ कहने वाली थी कि उसे अशरफियों का ख्याल आ गया जो अजनबी ने आते ही उसे थमा दी थी। वो चुप हो गई। माचिस तो उसने ला दी लेकिन दोबारा कोई बात छेड़ने की कोशिश न की। शाम तक उसका मुंह फूला रहा और उसने सारा गुस्सा अपनी नौकरानी पर उतारा। उधर वो अजनबी अंधेरा होने तक आग के सामने बैठा पाइप पीता रहा। मालूम होता था कि उसे दुनिया की किसी चीज से दिलचस्पी नहीं। शाम पड़ते ही मिसेस हॉल को यह फिक्र हुई कि अजनबी को चाय को पूछूं या नहीं। वो अजनबी का दोबारा सामना करने के लिए दिल कड़ा कर रही थी कि हैनफरी नाम का एक घड़ी साज सराय में आया। बाहर बर्फबारी और तेज हो गई थी। आज तो मौसम बहुत ही खराब है, वो बोला। उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बाद मिसेस हॉल ने कहा, मियाँ, तुम अब आ गए हो तो जरा हमारा घंटा ठीक करते जाओ। कहने को तो वो ठीक चल रहा है मगर कमबख्त की छोटी सुई अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती।
वो घंटा अजनबी के कमरे में लगा था। जब वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई तो अजनबी बैठा ऊँघ रहा था। अंधेरे कमरे में आग की मध्यम सी लाल रोशनी फैली हुई थी। मिसिज हॉल को महसूस हुआ कि जहां अजनबी का चेहरा होना चाहिए था वहां एक बड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा है। इतने में अजनबी ने चौंक कर मफरल से अपना मुंह छुपा लिया। मिसेज हॉल ने सोचा कि अंधेरा खासा है, इसलिए शायद मुझे उसका चेहरा ठीक तरह नजर नहीं आया। उसने कहा, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं ये घंटा जरा ठीक करवा लूं। अजनबी ने जवाब दिया, मुझे कोई एतराज नहीं। जब मिसिज हॉल लैंप उठाए हैनफ्री को अंदर लाई तो घड़ी साज अजनबी की ढेरों पट्टियां और मोटी अनक देखकर ठिठक सा गया। कहने लगा, मुआफ कीजिए, मैं मुखल तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, अजनबी ने जवाब दिया और फिर वो मिसेज हॉल से मुखातिब हुआ। वैसे मेरा ख्याल है कि ये कमरा सिर्फ मेरे रहने के लिए है। मैंने सोचा कहीं आप ये ना कहें कि ये घंटा सही। मिसेज हॉल ने कहना शुरू किया। बेशक बेशक, अजनबी ने बात काटते हुए कहा, लेकिन आमतौर पर मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और किसी किस्म की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो, जब ये मुरम्मत का काम खत्म हो जाए तो मेरे लिए चाय बना लाना। मिसिज हॉल कमरे से जाने लगी तो अजनबी को एक और बात याद आ गई। तुमने स्टेशन से मेरा सामान यहाँ लाने का कोई बंदोबस्त किया? मिसिज हॉल ने जवाब दिया, मैंने बात कर ली है। ठेले वाला कल सुबह तमाम चीज़ें उठा लाएगा। मैं यहाँ इतना थका हारा पहुंचा था कि तुम्हें अपने मुतल्लिक कुछ ना बता सका। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं एक साइंसदान हूँ और कुछ तहकीकात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मिसिज हॉल बोली, और मेरे सामान में साइंस से मुतल्लिक चीज़ें ही हैं, अजनबी ने बताया। बहुत कारामद चीज़ें होंगी ये सब, मिसिज हॉल ने सारे हिलाकर कहा। अजनबी बोला, मैं जल्द अज जल्द अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। मेरे आईपिंग आने की वजह यह है कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ। काम के दौरान मैं दूसरों का आना जाना या दखल देना पसंद नहीं करता। इसके अलावा एक हादसे ने मुझे अलग थलग रहने पर मजबूर कर दिया है। मेरी आंखें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि मुझे ज़्यादा वक्त अंधेरे में रहना पड़ता है। काम करते हुए मैं कभी कभार अंदर से चिटखनी लगा लेता हूँ। ऐसे मौक़ों पर किसी अजनबी को अंदर आने से मुझे सख्त कोफ्त होती है। ये सब बातें तुम्हें खूब समझ लेना चाहिए। वजह है जनाब, मिसिज हॉल ने अदब से कहा। अगर गुस्ताखी ना हो तो क्या मैं ये पूछ? अजनबी ने उसकी बात काट दी। बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। मिसिज हॉल के जाने के बाद अजनबी आतिशदान के सामने खड़ा हो गया और हैनफ्री को घूरने लगा। वो लैंप की रोशनी में घंटा ठीक करने में मशगूल था। बहुत मामूली सी मुरम्मत होना थी, लेकिन हैनफ्री को बातें करने और दूसरों के हालात का पता चलाने का बहुत शौक था। उसने इस उम्मीद पर कि शायद अजनबी से गपशप लड़ाने का मौका मिल जाए, काम खत्म करने में जानबूझकर देर लगा दी। वो अजनबी के अजीबोगरीब हुलिये का राज मालूम करने के लिए बेचैन था, लेकिन वक्त गुजरता गया और अजनबी टस से मस ना हुआ। खामोशी से तंग आकर हैनफ्री ने जुबान खोली और अभी आज मौसम ही कहा था कि अजनबी ने उसे डांट दिया। तुम काम खत्म करके जाते क्यों नहीं? छोटी सुई को जरा सा कसना ही तो है। ये क्या तमाशा कर रहे हो? बस जनाब, 1 मिनट में हुआ जाता है, मुझसे गलती हो गई थी। हैनफ्री ने जल्दी जल्दी काम भुगताया और जब सराय से बाहर निकला तो गुस्से से हुंकारने लगा। शक्ल चुड़ैलों की और मिजाज परियों के, मुंह इस तरह छुपाए रखता है जैसे कोई इश्तिहारी मुजरिम हो। रास्ते में उसे हॉल मिल गया। वो सराय की मालकिन का शौहर था और घोड़ा गाड़ी चलाया करता था। वो चंद सवारियों को रेल के बड़े जंक्शन पर पहुंचाकर लौट रहा था। उसे देखते ही हैनफ्री चीखा, यार, तुम्हारी सराय में अनोखा मेहमान आकर उतरा है। हॉल ने पूछा, वो कौन? हैनफ्री ने कहा, बड़ा ही भयानक हुलिया है। इतना कहकर उसने अजनबी का चेहरा मेरा और सारा किस्सा खूब नमक मिर्च लगाकर हॉल को सुनाया और साथ ही उसे डरा भी दिया कि ऐसे अजनबी आदमियों का कुछ एतबार नहीं। क्या पता कोई ठग या बहरूपिया ही हो या कोई मुजरिम जो पुलिस से बचना चाहता हो। हॉल सीधा सादा आदमी था। फौरन हैनफ्री की बातों में आ गया और बोला, अभी जाकर देखता हूँ कि क्या मामला है। मगर सराय पहुंचते ही उसकी बीवी ने उसे आड़े हाथों लिया कि इतनी देर लगाकर क्यों आए। जब हॉल ने अजनबी के बारे में पूछगिछ की तो बीवी ने सीधा जवाब ही ना दिया। आदमी वो शक्की था, कहने लगा, तुम औरतों को दुनिया का क्या पता। हॉल को इतनी कुरीद लगी हुई थी कि उसने रात को सोने से पहले अपनी बीवी को ताकीद की कि कल सुबह जब अजनबी का सामान आए तो उसे गौर से देखना। मिसिज हॉल ने नाराज होकर कहा, मियाँ, तुम अपने काम से काम रखो, मैं जानूं और मेरा काम। अगली सुबह जब अजनबी का सामान ठीले पर लदा हुआ आया तो वह मंजर देखने से ताल्लुक रखता था। 2 तो संदूक थे जैसे आमतौर पर लोगों के पास हुआ करते हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स था जिसमें मोटी मोटी किताबें भरी हुई थीं। इसके अलावा कोई दर्जन भर पट्टियां थीं जिनमें शायद शीशे की बोतलों को एहतियात से पैक किया गया था। ठेले का दरवाजे पर पहुंचना था कि अजनबी हैट कोट दस्तानों और मफरल में लिपटा लिपटाया बेताबी से बाहर निकला और बोला, चलो ये बॉक्स जल्दी से उतारो, मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। इत्तेफाक से ठेले वाले के साथ उसका पालतू कुत्ता भी था। अजनबी ने जल्दी में उसे नहीं देखा।
उसका ठेले के पास आना था कि कुत्ते पर गोया भूत सवार हो गया। उसके बाल खड़े हो गए और वह भयानक अंदाज में गुर्राता हुआ अजनबी पर हमलावर हुआ। पहले उसने उछलकर दस्ताने पर मुंह मारा और फिर पतलून का पांचा नोच लिया। ये देखकर ठेले वाले ने कुत्ते को इस जोर का हंटर रसीद किया कि वो पी पी करता हुआ ठेले के नीचे जा घुसा। अजनबी ने एक नज़र अपने फटे हुए दस्ताने और पतलून पर डाली और फिर दौड़ता हुआ अंदर चला गया। बाहर हॉल, मिसेज हॉल, ठेले वाले और कई तमाशाइयों में झिकझिक होने लगी। मिसेज हॉल कह रही थी कि तुम ऐसा कुत्ता साथ क्यों लाए जिसे कोई तमीज़ ही नहीं। इतने में अजनबी पतलून और दस्ताने बदलकर फिर बाहर आ गया और बोला, झगड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे खराश तक नहीं आई। अब यह सामान जल्दी से अंदर पहुंचाओ। जैसे ही पहली पेटी कमरे में पहुंची अजनबी उस पर पिल पड़ा, भूसा निकालकर फेंक दिया और बोतलें निकालने लगा। हर तरह की, हर साइज की, हर रंग की बोतलें थीं, छोटी बड़ी, लंबी नाटी, गोल मटोल, चपटी और पतली, खूबसूरत, भद्दी, नीली पीली, हरी सफ़ेद, किसी में सफूफ, किसी में महलूल। कमरे में हर तरफ कॉर्नर्स पर, मेज़ पर, फर्श पर, किताबों और बर्तनों की अलमारियों में बोतलें ही बोतलें नजर आने लगीं। एक पेटी में से तराजू और कुछ टेस्ट ट्यूब भी बरामद हुए। इसके बाद अजनबी को किसी बात का होश ना रहा। वो खिड़की के पास वाली मेज़ पर काम में मशगूल हो गया। जब मिसेज हॉल दोपहर का खाना लेकर कमरे में गई तो वो बोतलों का महलूल ट्यूबों में उलटने में इतना महव था कि उसे पता भी ना चला कि कोई आया है। मिसेज हॉल ने मेज़ पर से भूसा हटाकर खाने की ट्रे जोर से रखी तो उसने मुड़कर देखा। उस वक्त उसने ऐनक नहीं लगा रखी थी। मिसेज हॉल को महसूस हुआ कि उसकी आंखें बहुत अंदर को धंसी हुई हैं। अजनबी ने फौरन ऐनक लगा ली और बिगड़ कर बोला, दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर ना आया करो। मिसेज हॉल ने उज़र पेश किया, मैंने दस्तक दी थी मगर शायद। अजनबी बोला, खैर दी होगी, लेकिन मैं जो तजुर्बे कर रहा हूं उनके दौरान मैं ज़रा सा शोर भी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक मेरे लिए कोफ्त का बायस हो सकती है। इसलिए मिसेज हॉल ने लुकमा दिया, आप अंदर से चिटखनी लगा लिया करें। और जनाब, मैं ये अर्ज़ करना चाहती थी कि आपने सारा भूसा कालीन पर बखेर दिया है, इसकी सफाई। अजनबी ने जोर से कहा, अगर ऐसा ही है तो इसके पैसे भी बिल में शामिल कर लेना। अब यहाँ से जाओ। तमाम सपहर अजनबी अंदर से चिटखनी लगाकर खामोशी से काम करता रहा, लेकिन एक मरतबा ऐसा शोर हुआ जैसे मेज़ हिलने से बहुत सी बोतलें आपस में टकराई हों और फिर छन से कुछ टूटने की आवाज़ आई। मिसेज हॉल को तशवीश हुई तो वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और गौर से सुनने लगी। अंदर अजनबी जाने का बड़ हाँक रहा था। इतना काम कैसे होगा? पूरे 3 लाख हैं, पूरे 3 लाख, फौज की फौज, बड़ा धोखा हुआ। मेरी तो सारी जिंदगी इसी में कट जाएगी। मिसेज हॉल ने इतना ही सुना था कि बाहर सराय के खाने के कमरे में कोई गाहक आ गया और उसे मजबूरन उधर जाना पड़ा। जब वो वापस आई तो सन्नाटा पड़ा था। कभी कभार किसी बोतल की खनक सुनाई दे जाती थी। अजनबी ने दोबारा काम शुरू कर दिया था। जब शाम को वो चाय लेकर अंदर गई तो एक कोने में चंद टूटी फूटी बोतलें नजर आईं और एक जगह सुनहरा सा धब्बा भी पड़ा हुआ था। उसने अजनबी को धब्बा दिखाया तो वो बोला, टूट फूट, दाग धब्बे, नुकसान वगैरह सब बिल में लिखती जाओ, मुझे परेशान न किया करो। उसके सामने एक कॉपी खुली रखी थी जिसमें कोई बहुत ही लंबी फहरिस्त दर्ज थी। वो उस फहरिस्त पर साद के निशान बनाता जा रहा था। ऐन उस वक्त ठीले वाला और हैंडफ्री घड़ी साज एक होटल में बैठे अजनबी के मुतालिक बातें कर रहे थे। ठीले वाले ने कहा, मैं बताऊं, उस अजनबी की टांगे काले रंग की हैं। सुबह जब उस पर मेरे कुत्ते ने हमला किया तो उसकी पतलून फट गई। वहां से उसकी खाल सुर्ख और सफ़ेद नजर आने की बजाय काली काली मालूम हो रही थी। हैंडफ्री बोला, ये एक ही रही, उसकी नाक तो गुलाबी है। ठेले वाले ने कहा, हाँ, दरअसल ये आदमी चुतकबरा है, कहीं से काला कहीं से गोरा, कोई बीमारी हो गई होगी, इसीलिए बेचारा अपना मुंह छुपाए फिरता है। अजनबी फरवरी के महीने में सराय में आकर ठहरा था। दिन गुजरते गए, अप्रैल आ गया। इतने अरसे वो अपने तजुर्बा में मशगूल रहा। कभी कभी उसकी मिसेज हॉल से झड़प हो जाती, मगर वो बिल हमेशा वक्त पर अदा किया करता था, इसलिए मिसेज हॉल उसकी बदमिजाजी बर्दाश्त कर लेती थी। अजनबी को गांव या गांव वालों से कोई सरोकार ना था। अलबत्ता शाम के वक्त अक्सर वो टहलने निकला करता, लेकिन गर्मी हो या सर्दी, क्या मजाल जो उसके लिबास में ज़रा तब्दीली आई हो। वही हैट और कोट, वही दस्ताने और मफरल, वही भारी भरकम ऐनक। वो टहलता भी ऐसे रास्तों पर था जो बिल्कुल वीरान होते। गांव वालों को उसका भेद मालूम करने का बड़ा चाव था। मिसेज हॉल ने उन्हें यह बताकर टाल दिया कि उसका किराएदार साइंसदान है। वो कुछ तजुर्बे कर रहा था कि एक हादसे में उसका चेहरा बिगड़ गया, इसलिए वो मुंह छुपाने पर मजबूर है। मगर लोगों को ख्याली घोड़े दौड़ाने से कौन रोकता। हैंडफ्री घड़ी साज कहता फिरता था कि अजनबी इश्तिहारी मुजरिम है जिसने पुलिस से बचने के लिए सवांग भर रखा है। वहां के स्कूल मास्टर का ख्याल था कि वो कोई नई तरह का बम बनाने में मशगूल है। कुछ लोग ठीले वाले के हम ख्याल थे और उसे चुतकबरा समझते थे। बाज की राय में वो एक पागल मगर बेजरर आदमी था। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें।
सबसे ज़्यादा खुरीद एक डॉक्टर को थी। अजनबी की सैकड़ों बोतलों और तजुर्बों का सुनकर उसे फिक्र हो गई थी कि कहीं वो ऐसी दवा तो ईजाद नहीं कर रहा जो तमाम बीमारियों का इलाज हो। उसे अपना कारोबार ठप हो जाने का खतरा था। एक दिन उसे रहा ना गया, वो सराय पहुंचा और सीधा अजनबी के कमरे का रुख किया। दस्तक देकर वो तो अंदर चला गया और मिसेस हॉल दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई कि सुने तो सही दोनों में क्या बातचीत होती है। कोई 10 मिनट तक दोनों आदमियों के बोलने की आवाज़ आती रही। फिर यकायक एक चीख सुनाई दी। कुर्सी गिरी, कहकहा बुलंद हुआ। फौरन ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो दौड़ता हुआ सराय से बाहर चला गया। मिसेस हॉल ने अजनबी को कमरे में हंसते हुए सुना। फिर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया गया। उधर डॉक्टर सीधा गांव के पादरी के पास पहुंचा और जाते ही चीखा, हजरत, मैं दीवाना तो मालूम नहीं होता, क्या बात हुई? पादरी ने दरियाफ्त किया। वो जो शख्स है ना सराय में, डॉक्टर ने कहना शुरू किया। अच्छा? पादरी ने सवालिया अंदाज में उसे घूरा। पहले मुझे कुछ पिलाइए ताकि मेरे होश ठिकाने आए। पादरी ने उसके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनवाई। कॉफ़ी पीकर डॉक्टर की जान में जान आई तो वो बोला, किस्सा ये है कि मैं उससे मिलना चाहता था। मैंने सोचा कि उससे जाकर कहता हूँ कि खैराती अस्पताल के लिए चंदा चाहिए, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। ये ठान कर मैं उसके पास चला गया। वो जेबों में हाथ डाले कुर्सी पर बैठा सूं सूं कर रहा था। जो आदमी हर वक्त गर्म कपड़ों की पोटली बना रहेगा उसे अपने आप जुकाम होगा। मैंने चंदे का जिक्र छेड़ा और कनखियों से बैठक का जायजा लेता रहा। वो कहने लगा कि गौर करूंगा। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि आप कोई तहकीक कर रहे हैं क्या? बोला, हाँ कर तो रहा हूँ, काम कम वक्त बहुत लंबा है। फिर अपना एक किस्सा सुनाने लगा कि कहीं से उसे एक बहुत कीमती नुस्खा हाथ लगा था। वो उस पर गौर कर रहा था कि वो उड़कर आतिशदान में जा गिरा। उसने लपक कर उसे उठाना चाहा मगर कागज जल गया। ये किस्सा सुनाते वक्त एक दफ़ा उसने बेख्याली में जेब से हाथ जो निकाला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हाथ मौजूद ही ना था, सिर्फ खाली आस्तीन थी। मैंने दिल में कहा कि ये क्या अजूबा है, और अगर उसका हाथ कटा हुआ है तो ये आस्तीन लटकी हुई क्यों नहीं, फूली हुई क्यों है? मेरे मुंह से निकला, अरे तौबा। वो बोलते बोलते रुक गया, मुझे घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से हाथ जेब में डाल लिया और बोला, हाँ तो मैं नुस्खे का जिक्र कर रहा था। मैंने उसे टोक कर पूछा, आप अपनी खाली आस्तीन इस तरह खड़ी और फूली फूली कैसे रखते हैं? कहने लगा, खाली आस्तीन? मैंने कहा, जी हाँ खाली आस्तीन। यह सुनकर वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, तो गोया ये आस्तीन खाली है, तुम्हें नजर आ गया कि ये खाली आस्तीन है? मैं भी उठ खड़ा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास आ गया। उफ, उसका वो हौल ना खुलिया। उसने दोबारा जेब से हाथ बल्कि आस्तीन ही कहिए निकाली और सीधी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने डरते डरते कहा, इस आस्तीन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो अपनी आस्तीन मेरी तरफ बढ़ाता गया और खाली आस्तीन उसी तरह तनी हुई पड़ती चली आई, यहाँ तक कि मेरे मुंह से सिर्फ 6 इंच दूर रह गई। मुझ पर कपकपी तारी हो गई। और फिर क्या? पादरी ने बड़े शौक से पूछा। फिर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने उंगलियों से मेरी नाक पकड़कर नोच ली हो, डॉक्टर ने कहा। पादरी ने जोर से कहकहा लगाया। डॉक्टर की आवाज और बुलंद हो गई और वहां उंगलियां थी ही नहीं, वहां कोई चीज नहीं थी। फिर भी किसी ने मेरी नाक पकड़ रखी थी। आप हंसते जाइए, मुझ पर तो ये बीती है, बस जी। मैं वहां से सर पर पैर रखकर भागा। पादरी ने चंद लम्हे डॉक्टर को शुबे की नजर से देखा और फिर सर हिलाकर लाल भुजक्कड़ों जैसे अंदाज से कहने लगा, ये वाकई निहायत हैरत अंगेज कहानी है। उसी रात पिछले पहर एक उससे भी अजीब बात हुई। सुबह से जरा पहले पादरी की बीवी की आंख खुल गई और उसने साफ सुना कि कोई आदमी नंगे पैर चलता हुआ साथ के कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। उसने फौरन पादरी को उठाया। मियाँ बीवी कमरे से बाहर निकले ही थे कि निचले कमरे में खड़बड़ हुई। फिर किसी के जोर से छींकने की आवाज आई। अब शुबे की क्या गुंजाइश थी? एक तरफ कोने में कुदाल पड़ा था, पादरी ने वही उठा लिया। अभी वो दबे पांव सीढ़ियां उतर रहा था कि नीचे मुताले के कमरे से बड़ी मेज की दराज खुलने की आवाज आई। कागज सरसराए और किसी ने दिया सलाई जलाई। पादरी ने नीचे पहुंचकर कुवाड़ की दर्ज में से अंदर झांका। मेज खुली हुई, दराज और मेज पर जलती हुई मोमबत्ती साफ नजर आ रही थी, मगर चोर का कहीं पता न था। पादरी की बीवी भी नीचे उतर आई थी। फौरन ही उन्हें सिक्कों की झनकार सुनाई दी। दराज में 2.5 पाउंड की रेजगारी रखी थी और चोर ने उसे ढूंढ निकाला था। सिक्कों की खनखनाहट सुनकर पादरी को ताब न रही। वो धड़ से दरवाजा खोल कुदाल हिलाता हुआ अंदर जा घुसा और नारा लगाया, खबरदार। और फिर बीच कमरे में हक्का बक्का खड़ा रह गया। वहां कोई भी ना था। दोनों मियाँ बीवी की हैरत की इंतहा न थी। मिनट भर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। मेज के नीचे झांका, पर्दों के पीछे देखा और एहतियात से रद्दी की टोकरी को भी उलट पुलट डाला। अगर यहाँ कोई नहीं था तो ये मोमबत्ती किसने जलाई? पादरी ने पूछा। और ये खुली हुई दराज हमारे रुपए कौन ले गया? बीवी ने सवाल किया। वो इस मौमे पर गौर कर रहे थे कि बावर्ची खाने में कोई जोर से छींका और फिर पिछले दरवाजे की चिटकनी खुलने की आवाज आई। मियाँ बीवी मोमबत्ती लेकर बावर्ची खाने की तरफ दौड़े।
उनकी आंखों के सामने पिछला दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, मगर कोई बाहर जाता नजर न आया। उनकी कुछ समझ में ना रहा था। पिछले दरवाजे को अच्छी तरह बंद करने के बाद उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा। सुबह हो गई, मगर दोनों मियाँ बीवी मोमबत्ती लिए घर में दौड़े दौड़े फिर रहे थे। उधर तो पादरी और उसकी बीवी इस उलझन में गिरफ्तार थे। इधर इसी वक्त मुंह अंधेरे सराय का मालिक हॉल उठकर ऊपर स्टोर की तरफ चला, जहां खाने पीने की चीजें जमा रहती थीं। इत्तफाकन उसकी निगाह अजनबी के कमरे पर पड़ गई। कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था। इस बात पर हैरान होता हुआ वो ज़रा आगे बढ़ा तो उसकी नज़र सराय के बड़े दरवाजे पर पड़ी, जिसकी चिटखनी खुली पड़ी थी। हॉल को अच्छी तरह याद था कि रात उसने सोने से पहले चिटखनी लगा दी थी। वह मुड़कर अजनबी के कमरे के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी तो जवाब न दारिद वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा कि कमरा खाली है। सबसे अजीब बात यह थी कि बिस्तर और कुर्सी पर वो तमाम कपड़े और पट्टियां बेतरतीबी से बिखरी पड़ी थीं, जो वह हर वक्त पहने और बांधे रहता था। पलंग के एक पाए पर उसका हैट भी टंगा हुआ था। हॉल दौड़ा हुआ नीचे बीवी के पास गया और बोला, देखा, मैं न कहता था कि यह आदमी धोखा देकर भाग जाएगा, उसका कहीं पता नहीं है। और बड़े दरवाजे की चिटखनी खुली हुई है। मिसिज हॉल जल्दी जल्दी जूते पहनकर जीने की तरफ लपकी। हॉल पीछे पीछे हो लिया और कहने लगा, हैरत मुझे इस बात पर है कि उसके सारे कपड़े तो कमरे में पड़े हैं। क्या यहां से सुबह सवेरे वो नंगा ही उड़नछू हो गया? अचानक उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि बड़ा कमरा खुला और बंद हुआ है। मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। वो जीना चढ़ रहे थे कि छींकने की आवाज आई। मिसिज हॉल अपने मियाँ से कई सीढ़ियां आगे थी, इसलिए वो समझा कि मेरी बीवी को छींक आई है। मिसिज हॉल समझी कि हॉल छींक रहा है। बहरहाल दोनों खाली कमरे में पहुंच गए और हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। देखते ही देखते एक अजीबोगरीब तमाशा हुआ। बिस्तर पर पड़े कपड़े आप ही आप उछले और नीचे फर्श पर गिर गए। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उन्हें उठाकर फेंक दिया है। इसके बाद हैट पाए से उड़ा, कमरे का चक्कर लगाता हुआ आया और मिसिज हॉल के मुंह से टकराया। कुर्सी आप ही हिली, उस पर लटका हुआ कोट फिसल कर नीचे गिर गया। फिर वो उल्टी होकर चारों पायों समेत मिसिज हॉल की तरफ झपटी। मिसिज हॉल की चीख निकल गई। वो बाहर जाने को मुड़ी तो कुर्सी के पाए उसकी पीठ में आ लगे और उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर छोड़ आए। कुर्सी ने यही सलूक हॉल के साथ किया। जब मियाँ बीवी कमरे से बाहर निकाल दिए गए तो दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया और किसी ने अंदर की चिटखनी लगा दी। दहशत के मारे मिसिज हॉल के हाथ पैरों में दम न रहा था। हॉल और बावर्चन ने मुश्किल से उसे सहारा देकर जीने से उतारा और पलंग पर लिटा दिया। उसने रूहानसी आवाज़ में अपने मियाँ से कहा, देखो जी, इस आदमी से जल्द छुटकारा हासिल करो। मेरा तो इसका हुलिया देखकर पहले ही माथा ठिनका था। शैतान का चेला है कमबख्त। मुआ तभी तो इतवार को नमाज पढ़ने गिरजा भी नहीं जाता। इसने मेरी मेज कुर्सियों पर जादू कर दिया है। अच्छे भले फर्नीचर का नाश हो गया। तय ये पाया कि बावर्चन को भेजकर सैंडी लोहार को बुलाया जाए, जो सामने ही रहता था और बहुत जीदार समझा जाता था। सैंडी लोहार को बावर्चन की जुबानी जब सारे वाक्य का पता चला तो वो ये कहता हुआ कि ये तो जादू का खेल है, सराय में आ गया। सराय वाले सैंडी को लेकर ऊपर जाना चाहते थे। सामने जो पंसारी की दुकान थी, उसके दुकान और मुलाजिम को भी बुला लिया गया। बातें तो सब बना रहे थे, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत किसी को न पड़ रही थी। यकायक ऊपर के कमरे का दरवाज़ा आप ही आप खुल गया और उन्होंने देखा कि अजनबी हस्बे मामूल हैट पहने, पट्टियां बांधे, ऐनक लगाए, कोट मफरल और दस्तानों में लिपटा लिपटाया बाहर निकला। फिर फौरन ही वापस कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लो, कर लो बात, सैंडी ने कहा। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। हॉल को गुस्सा आ गया। वो ऊपर गया, कमरे का दरवाज़ा खोला और ये कहा ही था कि मुआफ़ करना कि अजनबी धाड़ा, जहन्नुम में जाओ और ये दरवाज़ा बंद कर दो। इसके बाद किसी को अजनबी से उलझने की जरूरत ना हुई। अजनबी सुबह से दोपहर तक कमरा बंद किए बैठा रहा। किसी ने उसकी खबर न ली। उसने 2-3 दफ़ा घंटी भी बजाई, मगर मिसिज हॉल ने भाड़ में जाइए कमबख्त कहकर कोई तवज्जो न दी। इसी दौरान में यह अफवाह सुनने में आई कि पादरी के घर चोरी हुई है। हॉल और सैंडी इलाके के मजिस्ट्रेट से मशवरा करने चले गए। इतने अरसे अजनबी भूखा प्यासा बैठा क्या करता रहा, ये किसी को पता नहीं। कभी कभी उसके टहलने, बुड़बुड़ाने, कागज फटने और बोतल टूटने की आवाज़ आ जाती थी। ठीक 1 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वो नीचे उतर कर आया। उसने खाने के कमरे में बैठे हुए लोगों को गुस्से से घूरा और बोला, मिसिज हॉल कहाँ है? एक आदमी उठकर मिसिज हॉल को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद मिसिज हॉल वहां आई तो उसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो बड़े गुस्से में है और अजनबी को खरी खरी सुनाने का इरादा रखती है। कुछ दिन से अजनबी ने बिल भी अदा नहीं किया था। मिसिज हॉल ने आते ही कहा, जो रकम आपकी तरफ निकलती है वो आखिर कब अदा होगी? अजनबी चिंघाड़ा, तुमने मेरा नाश्ता क्यों नहीं भेजा? मेरे लिए खाना क्यों नहीं पकाया? जब मैंने घंटी बजाई तो तुम हाजिर क्यों नहीं हुई? क्या तुम समझती हो कि मैं खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता हूँ? मिसिज हॉल ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया, और मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि आपने मेरा बिल क्यों नहीं अदा किया?
अजनबी ने कहा, मैंने 3 दिन हुए तुम्हें बताया था कि मुझे एक जगह से रकम मिलने की उम्मीद है। मैंने भी 3 दिन पहले आपको बता दिया था कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर मेरी रकम की अदायगी में देर हो सकती है तो आपके नाश्ते में भी देर हो सकती है। आपको शिकायत करने का क्या हक है? अजनबी कुछ सटपटा गया। दूसरे लोगों ने भी महसूस किया कि मिसेज हॉल का पल्ला भारी है और यह हकीकत थी, क्योंकि अजनबी ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। देखो बीबी, उसने कहना शुरू किया। मुझसे बीबी बीबी ना करो, मिसेज हॉल ने टोका। मुझे अभी मनी ऑर्डर तो वसूल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस वक्त मेरी जेब में। मिसेज हॉल ने अजनबी की बात फिर काट दी और बोली, वाह, 3 दिन पहले तो आप फरमा रहे थे कि मेरी जेब में थोड़ी सी रेजगारी के सिवा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अब मुझे कुछ और रकम मिल गई है, अजनबी बोला। इस पर कई चाय पीने वालों ने आखा कहा और मिसेज हॉल ने फिक्रा कसा, कहाँ से उड़ा ले ये रकम? ये सुनकर अजनबी झुंझला गया और पांव पटक कर बोला, क्या मतलब? मिसेज हॉल ने जवाब दिया, मतलब यही कि ये रकम कहाँ से हाथ लगी, और आपको नाश्ता या खाना देने से पहले मैं कुछ बातें मालूम करना चाहती हूँ जो मेरी तो क्या किसी की भी समझ में नहीं आ रही। मुझे बताइए कि आपने मेरी कुर्सी पर क्या जादू किया है, और आपका कमरा खाली क्यों पड़ा था, और आप दोबारा उसके अंदर कैसे पहुंच गए, और मैं ये मालूम। एकदम अजनबी ने अपने हाथ नचाए, पांव पटके और गला फाड़कर चीखा, खामोश। मिसेज हॉल सहम कर चुप हो गई। अजनबी ने धाड़ना शुरू किया, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? लो, मैं अभी तुम सबको बताता हूं। ये कहकर उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और जब हाथ हटाया तो उसके चेहरे के बीच में गहरा और अंधा गड्ढा पड़ गया था। ये लो, उसने अपनी बंद मुट्ठी मिसेज हॉल की तरफ बढ़ा दी। मिसेज हॉल ने सोचे समझे बगैर हाथ उठाकर अजनबी के चेहरे से चीज ले ली। जैसे ही उसकी नजर उस चीज पर पड़ी, उसने चीखकर उसे फर्श पर फेंक दिया। वो अजनबी की चमकीली गुलाबी नाक थी और जब वो फर्श पर गिरी तो ऐसी आवाज आई जैसे गत्ते के गिरने से आती है। नाक गत्ते की बनी हुई थी। फिर अजनबी ने अपनी ऐनक उतार दी। खाने के कमरे में बैठे हुए लोगों पर कपकपी चढ़ गई। उसने हैट एक तरफ फेंक दिया और जल्दी जल्दी अपनी दाढ़ी और पट्टियां नोच नोच कर उतारने लगा। उसकी दाढ़ी भी मसनूई थी, साथ ही साथ उसका चेहरा गायब होता चला गया। 1 मिनट बाद लोगों के सामने एक बगैर सर का आदमी खड़ा था। मिसेज हॉल चीखें मारती हुई बाहर भागी। बाकी लोग भी दरवाजे की तरफ सरकने लगे। जो कुछ उन्होंने देखा था वो सरासर उनकी तवक्को के खिलाफ था। उनका ख्याल था कि अजनबी का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ और डरावना होगा। ये उनके गुमान में भी ना था कि उसका सर सिरे से होगा ही नहीं। मिसेज हॉल के चीखे मारने और बाकी लोगों के गिरते पड़ते बाहर आने से गांव की सड़क पर खलबली मच गई। हर तरफ से लोग दौड़ पड़े। तरह तरह के सवाल जवाब होने लगे। कोई पूछता, हव्वे ने क्या किया भाई? दूसरा कहता, चाकू लेकर बेचारी पर दौड़ पड़ा। एक और बताता, नहीं जी, वो बगैर सर का आदमी है। दूसरे हंसते, वाह मियाँ, शोबदेबाज से डर गए। ये हुल्लड़ मच ही रहा था कि दूर से 3 आदमी आते दिखाई दिए। हॉल और गांव का कांस्टेबल आगे आगे थे, सैंडी लोहार पीछे पीछे। कांस्टेबल अजनबी की गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया था। लोगों ने दौड़कर इन तीनों को ताज़ा हादसे की खबर दी। कांस्टेबल बोला, उसका सर है या नहीं? मुझे इससे गर्ज नहीं, मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूं और उसे गिरफ्तार करके रहूंगा। जब कांस्टेबल हॉल और सैंडी खाने के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सामने एक बगैर सर का आदमी खड़ा है, जिसके एक हाथ में आध खाई डबल रोटी और दूसरे में पनीर का टुकड़ा है। पकड़ लो, हॉल ने कहा। यह क्या बेहूदगी है? अजनबी की आवाज आई। उसका चेहरा गायब था, इसलिए यह आवाज बड़ी दहशतनाक मालूम हुई। कांस्टेबल ने कहा, तुम तो बड़े ऊटपटांग आदमी मालूम होते हो, मगर तुम्हारा सर हो या ना हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रहूंगा। अजनबी ने पीछे हटते हुए कहा, दूर रहो, और अपने दस्ताने उतारकर कांस्टेबल के मुंह पर दे मारे। दस्ताने उतर जाने से उसके हाथ भी गायब हो गए। कांस्टेबल ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। अजनबी ने उसके 2-3 घूंसे लगाए, मगर कांस्टेबल ने उसे छोड़ा नहीं। दोनों में जोर शोर से कुश्ती होने लगी। 2 कुर्सियां उलट गईं। सैंडी तो डर के मारे दरवाजे की तरफ सिरक रहा था। हॉल अलबत्ता कांस्टेबल की मदद को बढ़ा, मगर अजनबी ने इस जोर से लात रसीद की कि वो चारों शाने चित हो गया। इसके बाद अजनबी ने कांस्टेबल को भी गिरा लिया और उसके सीने पर चढ़ बैठा, मगर फिर ना जाने उसे क्या सूझी कि वो कांस्टेबल को छोड़कर हाँपता कांपता उठ खड़ा हुआ और बोला, मैंने हार मान ली, बस करो। उसका सर था ना हाथ, फिर भी वो कोट पतलून पहने वहां खड़ा था। कांस्टेबल ने उठकर गर्द झाड़ी और जेब से हथकड़ी निकालकर आगे बढ़ा, फिर रुककर सर खुजाने लगा। हाथ तो हैं ही नहीं, हथकड़ी कैसे लगाऊं? उधर अजनबी के नजरों से गायब हाथ वास्कट के बटन और बूटों के तस्मे खोलने में मसरूफ थे। ये काम खत्म करके वो बोला, मेरे हाथ पैर सर धड़ सब मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं नजर नहीं आता, मैं गैबी आदमी हूं। नजरों से गायब होना अजीब बात सही, मगर जुर्म नहीं। फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? कांस्टेबल ने कहा, मेरे पास तुम्हारा वारंट है, तुम पर चोरी का शुबा है। इस बात का गायब होने ना होने से कोई वास्ता नहीं।
इस दौरान में कुछ और लोग भी बाहर से आ गए। अजनबी ने कहा, यह शुबा बिल्कुल बेबुनियाद है। कांस्टेबल ने जवाब दिया, खुदा करे आपकी बात सही हो, लेकिन मुझे तो अपना फर्ज अदा करना है। और वो हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा। अजनबी ने बिजली की सी तेजी से अपने जूते और जुराबें उतार डाले, कोट एक तरफ फेंक दिया और वास्कट भी उतार दी। जब उसने पतलून उतारी और उसकी टांगें गायब हो गईं तो कांस्टेबल को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो चीखा, इसे पकड़ लो, कमीज ना उतारने पाए। पकड़ो पकड़ो, सब लोग चिल्लाए। अजनबी उन सबसे तेज निकला। उसने कमीज तकरीबन उतार ही दी थी कि कांस्टेबल ने हाथ मारा और उतरी हुई कमीज कांस्टेबल के हाथ में आ गई। अजनबी बिल्कुल गायब हो गया था। हाँ, उस जगह की तरफ जहां अजनबी गायब होने से पहले खड़ा था। हाथ फैलाए आगे बढ़ा तो उसके मुंह पर एक ऐसा मुक्का पड़ा कि वो लड़खड़ाकर पीछे खड़े हुए आदमियों पर जा गिरा। लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मचा हुआ था। अगर दरवाजा बंद रहता तो शायद वो लोग अजनबी को पकड़ने में कामयाब हो जाते, मगर सैंडी को जो दरवाजे के सामने इस तरह खड़ा था जैसे गोलकीपर गोल बचा रहा हो, यकायक इतना डर लगा कि वो कवाड़ खोलकर भाग गया। अब क्या था, सब लोग निकल निकल कर भागने लगे। पीछे से उन पर लातों और घूंसों की बारिश हो रही थी। जो आदमी नजर ही ना आ रहा हो उसे लड़ना कब मुमकिन है। जरा सी देर में सारे लोग पिटपिटाकर एक दूसरे को धक्के देते गिरते पड़ते इधर उधर भागते नजर आए। कांस्टेबल सबसे पीछे था। सराय के दरवाजे से निकलते हुए उसने यूं ही अटकल पुच्चू हाथ घुमाया तो अजनबी की टांग काबू में आ गई। अजनबी सबको मार पीट कर रुखसत देने के बाद खुद भी सराय से रुखसत हो रहा था। चंद लम्हों की कशमकश के बाद उसने कांस्टेबल को ऐसी पटखनी दी कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद किसी को पता न चल सका कि अजनबी कहाँ गया। उसका सुराग मिलता भी कैसे, कपड़ों के बगैर तो वो नजर ही ना आता था। टॉमस मार्वल आइपिंग से 1.5 मील दूर एक सुनसान सड़क के किनारे घास पर बैठा था। उसका लिबास बहुत सीधा, चेहरा गोल मटोल, नाक पकौड़ा सी, दाढ़ी बेहंगम और कद छोटा था। उसके सामने जूतों का जोड़ा रखा था जिसे वो गौर से देख रहा था। मार्वल उन लोगों में से था जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता और जो दुनिया जहान में मारे मारे फिरते रहते हैं। इतने में पीछे से कोई आदमी बोला, जूते, आखिर जूते हैं। मार्वल ने पीछे देखे बगैर मुंह बनाकर कहा, आज ही खैरात में मिले हैं और ना सिर्फ बदनुमा है बल्कि मेरे कुछ ढीले भी हैं। पीछे से आवाज आई, हूँ। मार्वल बोलता रहा, मैंने सारा इंग्लिस्तान छान मारा है और हर रंग के अच्छे बुरे जूते पहने हैं। बाज दफा मीलों नंगे पैर चला हूं, अपना अपना मुकद्दर है। ये कहकर उसने ये देखना चाहा कि जो आदमी उससे मुखातिब है वो कैसे जूते पहने हुए है। मुड़कर देखा तो वहां जूते तो दरकनार, टांगे तक नजर न आई। मार्वल ने जल्दी से उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर किसी का पता ना था। मैं पागल हो गया हूं क्या, वो बोला और फिर जोर से चीखा, अरे भाई कहाँ हो? घबराओ नहीं, पास से आवाज आई, घबराओ नहीं का बच्चा। मार्वल ने भिन्ना कर कहा, अबे सामने तो आ, कानों के बीच में सर कर दूंगा। लेकिन वहां कोई होता तो सामने आता। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अब तो मार्वल की सिट्टी गुम होने लगी। मालूम होता है कि मेरे कान बज रही हैं या शायद दिमाग चल गया है। दर बदर की ठोकरें खाते फिरने का यही अंजाम होना था। उसने कहा, पास से आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक है। शायद तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारा वहम हूं, और क्या? मार्वल ने इधर उधर देखते हुए कहा, बहुत बेहतर, मैं तुम्हारे कंकर मारता हूं। जब चोट लगेगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं वहम नहीं। फौरन ही जमीन पर पड़ा हुआ एक कंकर खुद ब खुद हवा में उछला, मार्वल के गिर्द घूमा और फिर जोर से नीचे सीधा उसके पैर के अंगूठे पर लगा। मार्वल बिलबिला उठा और अंगूठा पकड़कर एक टांग पर उछलने लगा। जब उसने वहां से फरार होने की कोशिश की तो किसी ने टंगड़ी मारकर उसे गिरा दिया। वो उठा ही था कि किसी ने दोबारा जोर से धक्का दिया। फिर आवाज आई, अब तुम्हें यकीन आया कि मैं वहम नहीं हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं गैबी आदमी हूं और किसी को नजर नहीं आ सकता। मार्वल ने पीठ से हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मगर ये तो बताओ कि तुम छुपे हुए कहाँ हो? आवाज आई, मैं छुपा हुआ नहीं हूं, सिर्फ नजरों से गायब हूं। मार्वल ने पूछा, मगर तुम हो कहाँ? आवाज आई, मैं तुमसे 6 गज दूर हूं। मार्वल ने कहा, यह झांसा किसी और को देना, क्या तुम हवा के बने हुए हो? उसने ये कहा ही था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। मार्वल ने हाथ घुमा फिरा कर जो देखा तो पता चला कि उसे एक ऐसे आदमी ने पकड़ रखा है जिसके बाजू खूब मोटे, सीना चौड़ा चकला और दाढ़ी घनी है और कान, नाक और मुंह सब मौजूद हैं। अलबत्ता वो नजर ना आ रहा था। मार्वल के होश उड़ गए। तुम गायब कैसे हो गए उस्ताद? आवाज आई, ये बड़ी लंबी कहानी है जिसे बयान करने की मुझे फुर्सत नहीं। मैं आइपिंग से, जहां मैंने कुछ बुद्धुओं की खूब मुरम्मत की है, गुस्से में जला भुना चला रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। मैंने दिल में कहा कि यह भी कोई मेरी तरह दुनिया का सताया हुआ गरीब आदमी है। ये जरूर मेरे काम आएगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा।
तुमने देख लिया है कि मैं नजर नहीं आता, मगर तुम मेरी ताकत का सही अंदाजा नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो दुनिया का बादशाह बन सकता हूं। तुम्हारे हक में बेहतर है कि मेरे इशारों पर चलो। तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मार्वल ने पूछा। फिलहाल मुझे चंद कपड़ों की जरूरत है और किसी ऐसी जगह की जहां मैं पनाह ले सकूं। उसके बाद और कई काम हैं, लेकिन याद रखो, धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं गैबी आदमी हूँ, कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके? मार्वल जल्दी से बोला, बस बस, मुझे और ना मारना पीटना, मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा। इनको तो यही छोड़िए और कुछ हाल आईपिंग का सुनिए। अजनबी की वजह से कुछ देर वहां खूब हंगामा रहा। जिधर देखो लोग इसी मौजू पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। कुछ वाक्य की सच्चाई पर शक करते तो बाज कहते कि हमने ये वाक्य अपनी आंखों से देखा है। चंद घंटों की गहमा गहमी के बाद लोग अपने अपने काम में मशगूल हो गए। उन्हें गैबी आदमी का ख्याल भी न रहा, लेकिन गैबी आदमी आईपिंग को न भूला था। 4 बजे एक ठिगना सा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने आईपिंग में दाखिल हुआ। उसका सांस चढ़ा हुआ था और वह निहायत बेदिली से कदम उठा रहा था। ये मार्वल था। कई आदमियों ने उसे देखा और हैरान हुए। एक दो का ख्याल था कि वो अपने आप से बातें करता जा रहा है। चलते चलते वो घोड़ा गाड़ी नामी सराय के सामने जा पहुंचा। इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त सामने की दुकान वाले पंसारी की नजर उस पर पड़ गई। पंसारी के देखते देखते वो सराय में चला गया। कुछ देर बाद वो अपना मुंह पहुंचता हुआ बाहर आया। इधर उधर नजर डाली और दबे पांव चलता हुआ उस तरफ गया जिधर ऊपर की मंजिल के कमरों की खिड़कियां थीं। उसने जेब से पाइप निकाला और सुलगाकर पीने लगा। पंसारी शक्की मिजाज आदमी था। उसने दिल में सोचा कि यह आदमी चोर मालूम होता है। वह अपनी दुकान में बैठा उसे देखता रहा। अचानक मार्वल ने पाइप बुझाकर जेब में डाला और भागकर एक खिड़की के नीचे खड़ा हो गया। पंसारी का शक यकीन में बदल गया और वो अपनी दुकान छोड़कर मार्वल की तरफ दौड़ा। जरा आगे पहुंचकर उसने देखा कि मार्वल एक हाथ में बड़ा सा बुकचा और दूसरे में 3 किताबें लिए भागा जा रहा है। पंसारी ने फौरन नारा लगाया, चोर चोर, और उसके पीछे लग गया। लेकिन अभी वो चंद कदम ही दौड़ा था कि किसी नजर न आने वाली चीज से ठोकर खाकर धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। इस वाक्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें जरा पीछे लौटना पड़ेगा। हमने आपको ये नहीं बताया कि मार्वल ने सराय में जाकर क्या किया और बाद में बुकचा और किताबें उसे किसने दी। जब मार्वल सराय में पहुंचा तो उस वक्त गैबी आदमी के कमरे पर गांव के डॉक्टर और पादरी का कब्जा था। वह हॉल की इजाजत से अजनबी के असबाब की तलाशी ले रहे थे। अजनबी के कपड़े मिसिज हॉल उठाकर ले गई थी, लेकिन उसकी 3 ऐसी किताबें डॉक्टर के हाथ लग गई थी जिन पर रोजनामचा लिखा हुआ था। दरअसल वो किताबें न थी बल्कि मोटी मोटी जिल्द बंदी हुई कॉपियां थी। आहा, रोजनामचा! डॉक्टर ने चुटकी बजाई। इसकी मदद से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन रोजनामचे के सफ़ात उलटने पलटने के बाद उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ओफो, इसमें तो रियाजी और अलजबरे की मुसावात दर्ज हैं या कोई खुफिया जुबान लिखी हुई है। हरूफ गालिबन यूनानी है। हजरत, आप तो यूनानी फर पढ़ लेंगे, डॉक्टर ने पादरी से कहा। बेशक, पादरी ने जवाब दिया और जेब से ऐनक निकालकर साफ करने लगा। दिल ही दिल में वो खुद का बुरा भला कह रहा था कि यहाँ क्यों आया। बात यह थी कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ी हुई यूनानी और इब्रानी का अब उसे एक लफ्ज भी याद ना था। उधर गांव वाले उसे इन जुबानों का आलिम समझते थे। उसने कांपते हाथों से ऐनक लगाकर रोजनामचा खोला ही था कि यकायक कमरे का दरवाजा खुला। डॉक्टर और पादरी इतने डरे कि कुर्सियों से उछलकर नीचे गिरते गिरते बचे। दरवाजे में एक गोल मटोल से चेहरे वाला ठिगना आदमी खड़ा था। चाय मिलेगी? उसने पूछा। यह सुनकर डॉक्टर और पादरी की जान में जान आई। चाय का कमरा नीचे है, पादरी ने बताया। वो आदमी दरवाजा खुला छोड़कर चलता बना। डॉक्टर ने जल्दी से उठकर अंदर से चिटकनी लगा ली और बोला, मुझ पर पादरी साहब, उस गैबी आदमी का ऐसा डर सवार हुआ है कि जरा सा खड़का हो तो आसान खता हो जाती हैं। खैर, मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। अब वो खबीस यहाँ नहीं आ सकता। पादरी ने डॉक्टर की तवज्जो रोजनामचे की तरफ से हटाने के लिए कहा, लोग कुछ भी कहें, बंदा उस गैबी आदमी के कारनामों का कायल होने वाला नहीं। बेशक यहाँ गांव में आजकल चंद अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं, फिर भी मैं उस पुरस्रार अजनबी के खुद ब खुद हवा में तहलील हो जाने के वाक्य को नजर के धोखे से ज्यादा नहीं समझता। डॉक्टर ने कहा, अजी छोड़िए इस जिक्र को, आप उन यूनानी लफ्जों पर तवज्जो दीजिए। ये लीजिए, ये पूरा सफा ही गालबन यूनानी में है। पादरी बेचारे के पसीने छूटने लगे। आज उसकी इल्मियत का भांडा फूटने वाला था। उसने दिल ही दिल में डॉक्टर को खूब कोसा। यकायक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा जोर से पकड़ लिया है। उसने मुड़कर देखना चाहा, मगर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो सर भी ना हिला सका। गिरफ्त सख्त होती गई। पादरी का सर झुकता गया, यहाँ तक कि ठोड़ी में से लग गई। फिर एक आवाज आई, हिलो मत बदबख्तो, वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। पादरी ने कनखियों से डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी ठोड़ी भी मेज से जा लगी थी। आवाज आई, तुम्हें यह मालूम नहीं था कि किसी दूसरे का रोजनामचा पढ़ना बुरी बात है?
इसके बाद किसी ने उनकी ठोड़ियों को मेज से टकरा दिया। पादरी और डॉक्टर के दांत हिल गए और सर में चक्कियां चलने लगीं। और मेरे कपड़े कहाँ हैं? जब उन्होंने जवाब ना दिया तो उनकी ठोड़ियों को दोबारा मेज से टकरा दिया गया। वो क्या जवाब देते? उन बेचारों को कुछ पता न था कि कपड़े कहाँ गए। आवाज आई, सुनो, खिड़की बंद है और दरवाजा भी बंद है। जब उस ठिगने आदमी ने आकर दरवाजा खोला था तो मैं अंदर आ गया था। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि चुप बैठे रहो। मैं बहुत तगड़ा आदमी हूँ और फिर यह कि किसी को नजर नहीं आता। तुम दोनों धान पान से आदमी हो, जरा चूं करोगे तो जान से मार दूंगा। बोलो, मेरा कहा मानोगे? पादरी और डॉक्टर ने फौरन हाँ कह दिया। तब कहीं उनकी खुलासी हुई। फिर गैबी आदमी बोला, कुर्सी से हिलने की जरूरत नहीं, मुझे कपड़ों की सख्त जरूरत है। कपड़ों के बगैर दिन तो गुजर जाता है मगर रात को बड़ी दिक्कत होती है। ये तीनों किताबें भी मैं साथ ले जाऊंगा। बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं? अब जरा नीचे का हाल सुनिए। जब हॉल और हेनफ्री बैठे गैबी आदमी के मुतालिक बातें कर रहे थे, अचानक ऐसी आवाज आई जैसे ऊपर कोई जोर से कबाड़ों से टकराया हो। हॉल और हेनफ्री हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ऊपर कुछ गड़बड़ है, हॉल ने कहा और उठकर सीढ़ियों की तरफ चल दिया। हेनफ्री भी साथ हो लिया। ऊपर से दबे दबे लफ्जों में बातचीत करने की आवाज आ रही थी। सब ठीक है ना? हॉल ने कमरे का दरवाजा पीट कर पूछा। अंदर फौरन खामोशी छा गई। इसके थोड़ी देर बाद कुसर फुसर होने लगी और कुर्सी के गिरने और दो आदमियों के लड़ने की आवाज आई। हॉल और हेनफ्री भौंच के रह गए। हॉल ने दोबारा पूछा, कोई गड़बड़ की बात तो नहीं? अंदर से पादरी ने अटक अटक कर जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, हाँ तुम चले जाओ। जवाब तो मिल गया लेकिन हॉल और हेनफ्री की ये समझ में ना आया कि पादरी साहब को हलक से ऐसी निराली आवाजें निकालने की क्या जरूरत है। उनकी हैरानी बढ़ती गई क्योंकि थोड़ी देर बाद पादरी चीखा, हरगिज नहीं, मैं नहीं मानता। और फिर रोते हुए बोला, क्या बेहूदगी है। बाहर खड़े हुए दोनों मर्दों को यह गुफ्तगू इंतहाई बेमायनी मालूम हुई। उन्होंने दिल में सोचा कि डॉक्टर और पादरी अंदर कोई ड्रामा कर रहे हैं। इतने में मिसेज हॉल आ गई और अपने मियाँ पर खफा होने लगी कि तुम यहाँ खड़े क्या सुन रहे हो? उधर खाने के कमरे में कितने ही गाहक आए बैठे हैं। हॉल और हेनफ्री को मजबूरन वापस आना पड़ा। वो खाने के कमरे में पहुंचकर मिसेस हॉल को पादरी की बेतुकी बातों का किस्सा सुना ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि पंसारी अपनी दुकान से निकलकर चोर चोर पुकारता भागा चला रहा है। अब क्या था, हॉल, हेनफ्री और सारे गाहक उठकर बाहर भागे। पंसारी आगे आगे जा रहा था। यकायक उसने अजीब बेतुकी सी छलांग लगाई और मुंह के बल नीचे गिरा। लोगों ने आकर देखा तो वो बेहोश हो चुका था। हेनफ्री वहीं रुक गया। हॉल और दो मजदूर जो सराय से चाय छोड़कर उठाए थे जोश में आकर आगे भागे चले आए। मोड़ मुड़ते ही उन्होंने मार्वल को देखा जो बुकचा और किताबें लिए दौड़ा जा रहा था। वह समझे कि गैबी आदमी यही है और अब नजर आने लगा है। वो नारे लगाते हुए उसके पीछे दौड़े। अभी हॉल 10 कदम भी ना भागा था कि किसी ने जोर से उसकी टांग खींच ली और वह बड़े जोर से साथ वाले मजदूर से जा टकराया। मजदूर ने सोचा कि शायद भागते हुए दोनों की टक्कर हो गई है। वो मुड़कर चोर की तरफ दौड़ा लेकिन चंद ही कदम गया होगा कि किसी ने उसे भी टंगड़ी मारकर गिरा दिया। उनके बाद जो आदमी वहां पहुंचे वो ये देखकर हैरान रह गए कि 3 आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे हैं। वो आगे बढ़े ही थे कि उनमें से कई को टांग पकड़कर या धक्का देकर गिरा दिया गया। पूरे मजमा पर गैब से लातें और घूंसे बरसने लगे। कई आदमी आपस ही में लड़ पड़े। इधर खाने के कमरे में मिसेज हॉल अपना सर पकड़े बैठी थी कि जीने पर कदमों की चाप सुनाई दी। वो डर के मारे उछल पड़ी। देखती क्या है कि डॉक्टर सिर्फ बुनियान और जांगिया पहने नीचे आ रहा है। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। वो कह रहा था, उसे पकड़ लो, जब तक उसके हाथ में बुकचार किताबें हैं वो नजर आता रहेगा। डॉक्टर को ये पता ही नहीं था कि गैबी आदमी ने बुकचार किताबें मार्वल को दे दी थीं। डॉक्टर दौड़ा दौड़ा उधर गया जिधर लोग गैबी घूंसे और लातें खा रहे थे और कहने लगा, उसे रोको, वो मेरी पतलून, कमीज और पादरी साहब के सारे कपड़े उतरवा कर ले भागा है। लेकिन जब वो उस जगह के करीब पहुंचा जहां लोग धड़ाधड़ पिट रहे थे तो किसी ने उसकी भी टांग घसीट ली। वो उठने लगा तो उस पर कोई और आदमी आ गिरा। हर तरफ लोग बदहवास होकर हवा में लाते और मुक्के चला रहे थे। उनका हर बार या तो खाली जाता था या अपने ही किसी साथी पर पड़ता था। आखिर वो कब तक पिटते रहते? उनकी हिम्मत जवाब दे गई, जिसका जिधर मुट्ठा भाग निकला। इस अफरा तफरी के आलम में डॉक्टर उठकर सीधा सराय की तरफ दौड़ा। जब वो ऊपर के कमरे में पहुंचा तो वहां पादरी एक पुराने अखबार और चटाई को पहनने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने चीख कर कहा, भाग जाइए, वो वापस आ गया है। पादरी इतना बौखलाया हुआ था कि उसकी समझ में ही ना आया कि डॉक्टर किसका जिक्र कर रहा है। कहने लगा, कौन वापस आ गया है? डॉक्टर ने झुंझला कर कहा, वही गैबी आदमी, और कौन? इस वक्त उस पर जुनून सवार है, वो किसी को नहीं बख्श रहा। हमें फौरन यहां से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वो सर पर पैर रखकर भागा। पादरी अभी सोच ही रहा था कि भागे या ना भागे कि नीचे से शोरगुल की आवाजें आईं। शोर सुनते ही उस पर ऐसी घबराहट तारी हुई कि चटाई और अखबार छोड़ छाड़ सीढ़ियों को उलांगता फलांगता ये जा वो जा। उसने सिर्फ जांगिया पहन रखा था।
गांव वाले उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। इसके बाद क्या हुआ ये बयान करना आसान नहीं। गालिबन गैबी आदमी का इरादा सिर्फ गांव वालों की पिटाई करने का ना था, वो तो सिर्फ पीछा करने वालों को रोककर मार्वल को भाग निकलने का मौका देना चाहता था। मगर ऐसा मालूम होता था कि इस धींगा मुश्ती में इत्तेफाक से किसी का घोलना या लात उसे लग गई और वह बिगड़ बैठा। वैसे भी वो खासा बदमिजाज आदमी था और उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। गांव की सड़कों पर अजीब मंजर था। कोई आदमी भागा जा रहा था तो कोई भागते भागते गिर गया था। जगह जगह लोग गिरे पड़े कराह रहे थे और चोटों को सहला रहे थे। जरा सी देर में गांव के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। सड़कें सुनसान नजर आने लगीं। गैबी आदमी ने खूब ऊधम मचाने के बाद सराय का रुख किया और तमाम खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। लेकिन ये उसकी आखिरी शरारत थी, क्योंकि इसके बाद वाइपिंग से चला गया और गांव वालों को हमेशा के लिए उससे निजात मिल गई। झुटपटे के वक्त आईपिंग से कोसों दूर एक ठिगना आदमी 3 किताबें और बुकचा उठाए एक सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। उसके चेहरे पर थकन और घबराहट के आसार थे। एक आवाज उसके साथ साथ चल रही थी, मार्वल, अगर तुमने मुझे अब कोई चकमा दिया या देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। मार्वल ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, मैंने चकमा देने की कोशिश कब की थी? कसम से मैं गलत तरफ मुड़ गया था। मुझे क्या पता था कि इधर मुड़ना है? उधर नहीं, मैं थक कर चूर हो गया हूँ। आवाज आई, कल तक किसी को मालूम ना था कि मैं गैबी आदमी हूँ। आज आईपिंग के गवारों पर मेरा राज खुल गया। अब ये बात अखबारों में छप जाएगी, हर आदमी चौकन्ना हो जाएगा। किस्मत ही खराब है। रास्ते में मार्वल की चाल जरा सुस्त पड़ी तो गैबी आदमी ने उसकी कमर में घुंसा मारा और बोला, रुको मत, खबरदार जो मेरी किताबें गिराई। मार्वल का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने मुश्किल से अपने आप को संभाला और तेज तेज चलने लगा। गैबी आदमी बोला, मुझे मजबूरन तुमसे काम लेना पड़ रहा है, वरना ये सच है कि तुम खासे बुद्धू हो। मैं बिल्कुल नकम्मा आदमी हूँ जनाब। मार्वल ने जल्दी से कहा, सच कहते हो? आवाज आई, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ। इसके अलावा मुझमें कसबल भी नाम को नहीं। चंद कदम दौड़ने से सांस फूल जाती है, मार्वल ने बताया। अरे वाह, गैबी आदमी ने कहा, और मेरा दिल भी बहुत कमजोर है। मार्वल ने अपनी और बुराई की। कहना क्या चाहते हो? गैबी आदमी ने पूछा। सिर्फ ये कि मैं हैरान हूं कि आपकी नजर मुझ जैसे नालायक और फजूल आदमी पर कैसे पड़ी। मैं आपका हर तरह से खैर ख्वाह हूं, लेकिन मुमकिन है कि मेरी बुज़दिली और बेवकूफ़ी से आपका कोई नुकसान हो जाए। लिहाजा बेहतर है कि आप मुझे छुट्टी दे दें। और अबे सीधी तरह चलता है या बातें बनाता रहेगा? गैबी आदमी गरजा। मार्वल ने मुंह बसौरते हुए कहा, मैं आपके मतलब का आदमी नहीं हूं। गैबी आदमी ने डांट कर कहा, चुप रहो, मैं कुछ सोच रहा हूं। चलते चलते सामने एक गांव की रोशनियां नजर आने लगी। गैबी आदमी ने फौरन मार्वल को झिंझोड़ा और बोला, सुनो, गांव से गुजरते हुए मैं अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखे रहूंगा। तुम ना कहीं रुकना, ना किसी से बात करना, बस निकले चलो, समझ गए? मार्वल ने आ भर कर कहा, समझ गया। अब भी ना समझूं तो मुझ पर लानत और किताबों और बुक्चों का बोझ ला दे। चुपचाप गांव से गुजर गया। उस गरीब को यह फिक्र खाई जा रही थी कि इस बेगार से कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं। गैबी आदमी और मार्वल जिस रास्ते पर जा रहे थे उसमें एक मशहूर बंदरगाह आती थी। कोई सुबह होते वो वहां पहुंच गए। गैबी आदमी की इजाजत से मार्वल एक चाय खाने के बाहर बेंच पर बैठकर सस्ताने लगा। अब उसके पास सिर्फ किताबें रह गई थीं। कपड़ों का बुकचा गैबी आदमी रास्ते में सड़क के किनारे की झाड़ियों में फेंक आया था। मार्वल कोई घंटा भर उस बेंच पर बैठा रहा। उसकी बदहवासी और वहशत जरा भी कम न हुई थी और वो हर चंद मिनट बाद अपनी जेबों की तलाशी ले रहा था। घंटा भर बाद एक उधेड़ उम्र का मल्ला हाथ में अखबार लिए चाय खाने से निकला और आकर मार्वल के पास बैठ गया। उन्होंने 1-2 बातें मौसम के बारे में की। फिर मल्लाह बोला, आज के अखबार में एक अजीब खबर है। ये सुनकर मार्वल का दिल धक धक करने लगा। क्या खबर है? उसने पूछा। मल्लाह ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, यह खबर एक गैबी आदमी के मुतालिक है। मार्वल बोला, हद हो गई, ये कहाँ का वाकया है? अमेरिका का? मल्लाह ने जवाब दिया, नहीं, यहीं का है, यहीं का। यहीं का लफ्ज मल्लाह ने इतना जोर देकर कहा कि मार्वल चौंक गया। उसकी घबराहट देखकर मल्लाह बोला, यहीं से मेरा मतलब आसपास का इलाका है, ये जगह मुराद नहीं जहां हम बैठे हैं। और ये गैबी आदमी क्या करता फिर रहा है? मार्वल ने पूछा। यूं पूछो कि क्या नहीं कर रहा। मल्लाह ने मजे ले लेकर किस्सा सुनाना शुरू किया। सबसे पहले उस गैबी आदमी ने आईपिंग नामी गांव में हंगामा किया। उस अखबार में सारी तफसील दर्ज है। मुझे तो उस आदमी के तस्वुर ही से दहशत होती है। ना जाने अब वो क्या कर रहा होगा। जरा सोचो, उसे रोक कौन सकता है? वो जहां चाहे घुस जाए, जो चाहे चुरा ले, जो चाहे खा पी जाए, जिसे चाहे मारे पीटे। इस दौरान में मार्वल बड़े गौर से कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। वो ये मालूम करना चाहता था कि गैबी आदमी पास ही मौजूद है या कहीं इधर उधर हो गया है। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वो आसपास नहीं है तो उसने आहिस्ता से कहा, मुझे भी एक जगह से उस गैबी आदमी के बारे में कुछ पता चला है। तुम्हें? मल्लाह ने हैरत से पूछा। हाँ, मुझे। तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। गजब का किस्सा है।
मार्वल ने बताया और जरा आगे झुककर मल्लाह के कान में कहना शुरू किया, बात यूं है कि अभी उसने इतना ही कहा था कि उसका मुंह बंद हो गया और वो हाय रे कहकर उठ खड़ा हुआ। क्या हो गया? मल्लाह ने घबरा कर पूछा। दांत में दर्द हो रहा है, मार्वल ने कान सहलाते हुए कहा और किताबें उठा ली। अच्छा अब मैं चलता हूं, लेकिन तुम तो मुझे उस गैबी आदमी के बारे में कुछ बताने वाले थे, मल्लाह ने कहा। मार्वल बोला, वो सब झूठ है। मल्लाह उन लोगों में से था जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। ये खबर अखबार में छपी है। मार्वल ने कहा, अखबार से क्या होता है? मैं कह रहा हूं ये सफेद झूठ है, गैबी आदमी लोगों का वहम है। ये क्या बकवास है? मल्लाह चीखा। अबे तुम मुझसे कुछ और कह रहे थे। अबे सर्कस के मोटे मस्खरे, उल्लू की दुम, तुझे कुछ तमीज भी है? नहीं, दफा हो जा वरना मारते मारते फर्श कर दूंगा। मुझसे तू तड़ाक ना करो वरना। मार्वल ने इतना ही कहा था कि वो एकदम लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। फिर वो कभी रुक जाता, कभी चंद कदम दौड़ता, कभी इस तरह आगे को झुका झुका चलने लगता जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। ये अनोखी चाल चलता हुआ वो नजरों से ओझल हो गया। मार्वल के जाने के बाद मल्लाह हैरान सा वापस चाय खाने में पहुंचा। वहां उसके दोस्त बैठे एक और मल्लाह से बहुत ही दिलचस्प वाकया सुन रहे थे। उस मल्लाह का कहना था कि जब वो साथ वाली गली में चाय खाने की तरफ आ रहा था तो उसने देखा कि उसके सर से जरा ऊपर 4 अशरफियां हवा में उड़ी जा रही हैं। वह उन्हें उचकने के लिए उछला तो किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जब वो उठा तो अशरफियां गायब हो चुकी थीं। इस किस्से को सुनकर लोगों ने खूब कहके लगाए, लेकिन सच ये था कि उस सुबह आसपास का कोई बैंक, कोई दुकान, कोई चाय खाना ऐसा ना था जहां से ढेरों अशरफियां खुद ब खुद गुम न हुई हों। वो चुपके से उड़कर लोगों की नजरों से बचती बचाती घूम फिरकर सीधी मार्वल की जेबों में पहुंच जाती थीं। ये सब गैबी आदमी की कारिस्तानी थी। शाम का वक्त था। डॉक्टर कैंप अपने घर में बैठा कुछ लिख पढ़ रहा था। वो एक नौजवान साइंसदान था जिसे अपने काम के सिवा दुनिया की किसी चीज से दिलचस्पी न थी। उसका कमरा किताबों की अलमारियों और साइंसी आलात से भरा पड़ा था। जिस घर में वो रहता था वो खासी ऊंचाई पर वाक़ था और वहां से बरडूक नाम का सारा कस्बा साफ नजर आता था। लिखते लिखते उसने खिड़की की तरफ देखा। मगरिब में दूर दूर तक शफक फूली हुई थी। कुछ देर तक वो आसमान पर बिखरे रंगों के जादू में खोया रहा। फिर उसकी नजर उस सड़क पर पड़ी जो सामने की पहाड़ी से उतरकर कस्बे में दाखिल होती थी। एक ठिगना आदमी पागलों की तरह दौड़ता हुआ कस्बे की तरफ आ रहा था। डॉक्टर कैंप कुछ देर उसे देखता रहा। वो दिल ही दिल में हंसा। ये भी जरूर उन्हीं लोगों में से होगा जिनके दिमाग में आजकल गैबी आदमी बसा हुआ है। आज के साइंसी दौर में ऐसी बेमानी बातों पर यकीन करना सरासर हमाकत है। ये लोग बिल्कुल गधे हैं। ये सोचकर वो दोबारा लिखने में मसरूफ हो गया। वो ठिगना आदमी मार्वल ही था। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। मुंह खुला हुआ था और सांस धौंकने की तरह चल रहा था। होंठों पर झाग जम गया था और वह सर से पैर तक पसीने में शराबूर था। उसकी जेबों से छन छन की आवाज आ रही थी। उसने कस्बे में कदम रखते ही कहा, गैबी आदमी। ये सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई। दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगे। हर तरफ यही शोर सुनाई दिया, गैबी आदमी आ रहा है। जॉली क्रिकेटर्स नामी चाय खाना बरडू के शुरू में ही वाक़ था। उसी शाम वहां कई आदमी बैठे चाय पी रहे थे। उनमें एक लंबी और काली दाढ़ी वाला अमरीकी भी था जो एक कांस्टेबल से गप लड़ा रहा था। बाहर शोर सुनकर एक कोचवान ने पूछा, ये क्या गड़बड़ है? कहीं आग लगी होगी, चाय खाने के मालिक ने कहा। उसने अपना जुमला खत्म किया ही था कि दरवाजा खोला और मार्वल रोता हुआ अंदर आ घुसा। उसके पैर में बूट थे, न सर पर हैट। कोट भी जगह जगह से फट चुका था। उसके हाथ में 3 मोटी मोटी किताबें थीं। वो चीखा, वो आ रहा है, या भी आदमी आ रहा है। वो मेरे पीछे लगा हुआ है, खुदा के लिए बचाओ बचाओ। जरा दम लो, ये क्या चक्कर है? कौन आ रहा है? कांस्टेबल ने पूछा और अमरीकी ने उठकर दरवाजे की चिटकनी लगा दी। लेकिन मार्वल को इत्मीनान न हुआ। वो चीखता ही रहा, मुझे कहीं छुपा दो, मैं उसे धोखा देकर भाग आया हूँ। अब उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी खैर नहीं। अमरीकी बोला, अब क्या डर है, तुम अंदर हो और दरवाजा मजबूती से बंद है। इधर से उसने ये कहा, उधर किसी ने बाहर से कवाड़ों को धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। मार्वल की चीख निकल गई, दरवाजा न खोलना, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। अमरीकी कहने लगा, तुम्हारा गैबी आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा है, किसी न किसी को उसकी खबर जरूर लेनी चाहिए। कांस्टेबल बोला, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो हमारी शामत आ जाएगी। अमरीकी ने कहा, तुम दरवाजा खोलो तो सही, अगर वो अंदर आया तो मैं उसे निमट लूंगा। ये कहकर उसने जेब में से पिस्तौल निकाल कर दिखाया। कांस्टेबल ने एतराज किया, यह बात गलत है, तुम उसे कत्ल करना चाहते हो। अमरीकी बोला, फिक्र ना करो, मैं उसकी टांगों पर फायर करूंगा ताकि वो लंगड़ा हो जाए और भाग ना सके। ये कहकर वो आगे बढ़ा और दरवाजे की चिटखनी गिराकर कहा, अंदर आ जाओ। कवाड़ उसी तरह बंद रहे। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। यकयक मार्वल को एक ख्याल आया। उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, इसलिए उसके जहन में नए नए खतरे पैदा हो रहे थे। वो घबरा कर बोला, कोई पिछला दरवाजा तो खुला नहीं रह गया?
वो उधर से अंदर ना अधम के, ये सुनकर चाय खाने वाला सर पीटता और ये कहता हुआ लपका, पिछले दरवाजों का मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मिनट भर बाद वो लौट आया। उसके हाथ में लंबा सा चाकू था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कहने लगा, पिछला दरवाजा खुला पड़ा था, अलबत्ता बावर्ची खाने वाला दरवाजा बंद है। वो अंदर आ गया होगा। मार्वल चीखा। फौरन ही वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया जो चाय खाने को पिछले कमरे से मिलाता था और दरवाजे के पास वाली मेज अपने आप उलट गई। जिस तरह चूहा बिल्ली के पंजों में आकर ची ची करता है, कुछ ऐसी आवाज मार्वल के हलक से निकली। चाय खाने में जितने लोग मौजूद थे सब उसकी मदद को दौड़ पड़े। दूसरे लोगों के बीच में आ जाने से इतना फायदा हुआ कि मार्वल दूसरे कमरे से जो बावर्ची खाने में खुलता था निकल भागा, मगर बावर्ची खाने से बाहर जाने का रास्ता बंद था। वह वहां से निकलकर पिछले दरवाजे तक पहुंचा ही था कि गैबी आदमी ने उसे याद पहुंचा। मार्वल के मददगार अभी तक चाय खाने में खड़े हवा में हाथ चला रहे थे। जब बर्तनों के लुढ़कने और टूटने का शोर हुआ तब उन्हें खबर हुई कि गैबी आदमी बावर्ची खाने में है। वो सब दौड़कर बावर्ची खाने में पहुंचे तो देखते क्या है कि मार्वल खुद ब खुद दरवाजे की तरफ घिसटता जा रहा है। फिर दरवाजे की चिटखनी आप ही आप खुल गई और कवाड़ खुलने शुरू हो गई। लेकिन यहाँ आकर मार्वल अड़ गया। उसने एक हाथ से कवाड़ जोर से पकड़ लिया। इधर से कांस्टेबल और कोचवान झपट पड़े। उन्होंने कवाड़ के पास जाकर हाथ जो चलाए तो गैबी आदमी की कलाई और टांग गिरफ्त में आ गई। पकड़ लिया। कोचवान चीखा, ये रहा। कांस्टेबल चिल्लाया। गैबी आदमी अपने आप को छुड़ाने के लिए मार्वल की टांगे छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसके पंजे से छूटते ही मार्वल बेतहाशा भागा और पिछले दरवाजे से निकलकर रफू चक्कर हो गया। इस भाग दौड़ और रेल पेल के बावजूद उसने तीनों किताबों को हाथ से न जाने दिया। पता नहीं उसे उनमें क्या खास बात नजर आई थी। इधर इस धक्का पील में गैबी आदमी का पांव कांस्टेबल के भारी बूट के नीचे आ गया। वो तकलीफ से बिलबिला उठा और पागलों की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा। उसने कोचवान को ऐसा घोंसा टिकाया कि वो कोयलों की बोरी पर जा गिरा। फिर उसने जोर लगाकर अपने आप को कांस्टेबल से भी छुड़ा लिया और बाहर निकल गया। अमरीकी और कांस्टेबल भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। उन्हें कुछ पता न था कि गैबी आदमी किधर है, लेकिन गैबी आदमी ने अपने आप ही अपना सुराग दे दिया। उसने एक ईंट उठाकर उनकी तरफ फेंकी। जिधर से ईंट आई थी अमरीकी ने फौरन पिस्तौल खींचकर उधर तड़ 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 5 फायर किए। इसके बाद खामोशी छा गई। चाय पीने वालों ने वो सारी जगह छान मारी। वहां से गैबी आदमी ने ईंट फेंकी थी मगर वो उसे न ढूंढ सके। अमरीकी का निशाना खता गया था। पिस्तौल चलने की आवाज सुनकर डॉक्टर कैंप चौंका और दिल में कहने लगा, ये बरडूक में गोली क्यों चल रही है। वो कलम रखकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। जॉली क्रिकेटर्स के पास बहुत से लोग जमा थे। डॉक्टर कैंप ने कस्बे पर उचटती सी नजर डाली। सड़कों पर गैस के लैंप रोशन थे। जिन मकानों के अंदर रोशनी थी उनकी खिड़कियां उजली उजली मालूम हो रही थीं। मगरबी पहाड़ी के ऊपर नया चांद चमक रहा था और आसमान सितारों से भरा हुआ था। कैंप ने सरसरी तौर पर यह सब देखा और वापस आकर दोबारा कलम संभाल लिया। कोई 1 घंटे बाद बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। कैंप ने हाथ रोक लिया। निचली मंजिल में उसकी नौकरानी दरवाजे पर गई। कैंप का ख्याल था कि वह भी आकर बताएगी कि कौन आया है। जब चंद मिनट गुजर गए तो उसने खुद कमरे से निकलकर उसे आवाज दी और पूछा, कोई खत है। नौकरानी ने जवाब दिया, नहीं जनाब, बाहर कोई भी नहीं है। किसी बच्चे की शरारत मालूम होती है। कैंप दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और रात के 2 बजे तक लिखता रहा। काम खत्म करके उसे एहसास हुआ कि प्यास लग रही है। सोने से पहले कुछ पीना चाहिए। नौकरानी कभी की जा चुकी थी। कैंप मोमबत्ती लेकर खुद नीचे आया और बावर्ची खाने से शरबत की बोतल और गिलास लेकर वापस जाने लगा। वापस आते हुए उसे निचली सीढ़ी पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। उसने बोतल और गिलास नीचे रखकर धब्बे को छुआ। यह खून का धब्बा था जो जम जाने की वजह से स्याही माइल नजर आ रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सोचता रहा कि यह धब्बा आखिर लगा कैसे। जब वो सोने के कमरे के सामने पहुंचा तो दरवाजे के दस्ते पर भी खून लगा हुआ था। उसने अपने हाथ देखे, वो बिल्कुल साफ थे। उसे यह भी याद आया कि उसने दिन में दरवाजे को एक दफा भी हाथ नहीं लगाया था। वो परेशान सा कमरे में दाखिल हुआ और इधर उधर देखने लगा। पलंग पोश पर भी जगह जगह खून लगा हुआ था और ओढ़ने की चादर फटी पड़ी थी। साथ ही उसे यह महसूस हुआ कि कोई दबे लफ्जों में कह रहा है, अरे ये तो कैंप है। लेकिन कैंप वहमी आदमी ना था। उसने सोचा, यूं ही मेरे कान बजे हैं। उसे फिक्र थी तो सिर्फ ये कि कमरे में खून के धब्बे कहां से आए। उसने दरवाजा बंद किया, बोतल और गिलास मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठा ही था कि यह देखकर हैरान रह गया कि खिड़की के पास खून में भरी हुई एक पट्टी हवा में लटकी हुई है। वो उठकर पकड़ने ही वाला था कि आवाज आई, कैंप हैं। कैंप का मुंह खुले का खुला रह गया। होश में आओ, मैं गैबी आदमी हूं। वही आवाज फिर आई। आवाज सुनकर कैंप ना तो डरा और ना ज्यादा हैरान हुआ। उसी सुबह वो एक आदमी का खूब मजाक उड़ा चुका था जो गैबी आदमी का तज़किरा कर रहा था। उसने कहा, मैं समझता था कि ये सब गप है। क्या तुमने पट्टी बांध रखी है? हाँ, गैबी आदमी ने जवाब दिया। कैंप साइंसदान था। आसानी से कायल कैसे हो जाता, कहने लगा,
ये सब फजूल बातें हैं और तुम कोई शोबदाबाज हो। उसने आगे बढ़कर पट्टी को खींचना चाहा, लेकिन किसी नजर न आने वाले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। कैंप का रंग जर्द हो गया। उसने कलाई छुड़ाकर भागना चाहा, मगर गैबी आदमी ने पलक झपकते में उसे धकेलकर बिस्तर पर गिरा दिया और सीने पर सवार हो गया। अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं गैबी आदमी हूं। जो कुछ तुम देख रहे हो वह हकीकत है, जादू का तमाशा नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुमने जाहिल देहातियों जैसी हरकतें की तो मैं तुम्हारी मुरम्मत कर डालूंगा। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम ग्रिफिन है। मैं यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ता था। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कैंप ने कहा। गैबी आदमी ने उसे छोड़ दिया और वो उठकर बैठ गया। गैबी आदमी बोला, मैं ग्रिफिन हूं, समझे, और मैंने खुद को दूसरों की नज़र से गायब कर दिया है। मैं बिल्कुल आम इंसान हूं। फर्क इतना है कि दूसरे नजर आते हैं, मैं नहीं आता। तुम्हें याद नहीं आया? मैं वही ग्रिफिन हूं जिसने केमिस्ट्री के इम्तिहान में सोने का तमगा जीता था। मगर वो कौन सा शैतानी तरीका है जिसकी मदद से तुम अपने आप को गायब कर लेने में कामयाब हो गए हो? कैंप ने सवाल किया। शैतानी तरीके का क्या मतलब? ये एक साइंसी तरीका है और ये उसी तरह समझ में आ सकता है जिस तरह साइंस के दूसरे असूल। गैबी आदमी ने जवाब दिया। बहरहाल तुम बहुत खौफनाक इंसान हो, कैंप ने झुरझुरी लेकर कहा। हाँ हूं तो सही, गैबी आदमी बोला, लेकिन मैं जख्मी हूं, भूखा प्यासा हूं और बुरी तरह थका हुआ हूं। तुम जरा हिम्मत से काम लो, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, यहाँ बैठकर सस्ताने दो। कैंप ने शरबत बनाया और यूं ही अटकल पच्चू गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसे यकीन था कि जब वो गिलास से हाथ हटा लेगा तो वो गिरकर चूर चूर हो जाएगा, मगर गिलास हवा में लटक गया। फिर कुर्सी आप ही आप घिसटी और ऐसा मालूम हुआ कि कोई उस पर बैठ गया है। इसके बाद गटागट शरबत पीने की आवाज आई, गिलास को ऊपर नीचे और शरबत को खुद ब खुद गायब होते देखकर कैंप चक्कर में पड़ गया। लेकिन ये नामुमकिन है, कैंप सर खुजाकर बोला। आज सुबह ही मैंने साइंसी असूलों से ये साबित किया था कि। गैबी आदमी को यकायक ताव आ गया। भाड़ में जाए तुम्हारा साइंसी असूल। यहाँ भूख और सर्दी से जान निकली जा रही है और तुम अपनी हाँक रहे हो। तुम्हारे पास कोई लंबा कोट है?